5 राज्यों की विधानसभाओं के नतीजे आ चुके हैं और पूरे देश पर जो नज़र थी पूरे देश की उत्तर प्रदेश पर, उसके भी नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत मिला है और ज़ोरदार जीत मिली है। उम्मीद कर रहे थे लोग कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं सामने उसमें बहुत निराशाजनक, या यूँ कह लीजिए कि एक करारी शिकस्त बहन जी को मिली है। लोकसभा चुनाव से जो शिकस्त का एक दौर शुरू हुआ, वो विधानसभा चुनाव तक आते आते और ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे बीच में आज इस पैनल डिस्कशन में मौजूद हैं राकेश शर्मा, जो कि इलेक्शन वॉच से हैं, राष्ट्रीय इलेक्शन वॉच, कमल कुमार, वो भी इलेक्शन वॉच के साथ काम करते हैं और सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र जाटव और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोध छात्र नवीन नारायण भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अपनी जो शोध है वो रिसर्च की है दलित पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश में ही। और हमारे बीच में राष्ट्रीय जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वयन से जुड़े हुए साथी भी हैं, मुकेश निर्वासित जी भी। धर्मेंद्र जी, आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपकी पार्टी इतना कमज़ोर प्रदर्शन करेंगी? देखिए, ऐसी उम्मीद की तो हमें कभी ऐसी उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि 2014 के जो चुनाव में जो एक हार मिली थी, उसके बाद बहन जी ने बहुत गंभीरता से लिया और वहाँ पे जो बूथ स्तर तक का जो हमारा संगठन है उसको दोबारा से बहन जी ने मजबूत किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने पिछले 1 साल से तो रात दिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जैसे कि अभी भी हम हार को हम स्वीकार तो कर रहे हैं और करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आज जैसे कि आज बहन जी ने कहा कि ऐसी सूचना है कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, ईवीएम मशीन में, और 2014 के आसपास भी ऐसे कुछ मुद्दे निकल के आए थे, कुछ लोग हाईकोर्ट तक भी गए थे। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर उन्होंने, क्योंकि बहन जी गंभीर नेता हैं, अगर उन्होंने ये एक मांग रखी है कि ईवीएम की जाँच हो, तो मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एक राष्ट्रीय लीडर अगर कहीं से अगर उनके पास इनपुट है इस तरीके का, तो जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है, और जांच हो जाएगा तो हम इस जो रिजल्ट को बेहतर तरीके से स्वीकार कर सकेंगे। तो सुन रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपनी हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ रही है। कमल कुमार जी, आप नेशनल इलेक्शन वॉच से हैं। ईवीएम को लेकर के बहुत सवाल लोकसभा चुनाव से उठ रहे हैं और रेगुलर उठते ही जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में भी ये सवाल उठा है, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? देखिए, ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं वो एक सवाल उठना तक जायज़ है, क्योंकि पूरे विश्व में ईवीएम की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह पर ये कहा गया है कि इसके अंदर छेड़खानी होने की संभावना है। अब मेरा इसमें ये कहना है कि पिछली बार जब 2014 के अंदर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और 30 साल के बाद कोई पार्टी बहुमत में आई थी, तो ऐसी सूरत में उस समय भी यही आवाज़ उठी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये बात इलेक्शन कमीशन के पास भी गई और इलेक्शन कमीशन ने इसको सिरे से निकाला कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन के नकारने के बाद लोग इसको लेके गए कि हम कोर्ट तक भी लेके गए और एक नया तरीका इसमें निकाला है, जिसके लिए कहा गया है कि ईवीएम के साथ साथ एक रिसीट भी निकले कि किसने वोट दिया है। तो अभी ये इम्प्लीमेंट होने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशन जाना है, लेकिन अभी तक ना तो कोर्ट ने इसको कहीं स्वीकार किया है कि इसके अंदर गड़बड़ी हुई है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने स्वीकारा है। तो कोई भी जांच जो अब तक हुई है, कोई भी जो स्थितियां अब तक सामने आई है, उसमें ये कहीं पर भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि ईवीएम में कोई धांधली अभी तक हुई। राकेश शर्मा जी, आपका क्या कहना है इसमें? जैसा कि आपके साथी ने कहा कि ईवीएम को लेकर के जो संदेह है उसको आप लोग या नहीं मान रहे हैं, या आपको लगता है कि ये गड़बड़ी संभव नहीं है? मुझे लगता है कि जो ये ईवीएम का एक तरह से ठीक है कि वो उन्होंने सवाल उठा दिया, क्योंकि हारने के बाद सब ये कोई न कोई एक कारण आपको खुद उसको हार को स्वीकार करने के बजाय ये सोचते हैं कि कोई न कोई कारण देना है, तो ईवीएम कारण है।
लेकिन अगर हम देखें तो जब बीएसपी को हम एक नंबर 1 पार्टी आंक रहे थे उत्तर प्रदेश में परिणाम से पहले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को एक दलितों की एक पार्टी, मतलब दलित और बहुजनों की एक पार्टी माना जाता है। 2007 का चुनाव अगर हम ले तो जहां दलितों का प्रतिनिधित्व वहां ज़्यादा था, वो घटते हुए अभी इन चुनावों में चौथे नंबर पर आप अगर दलितों को रखेंगे, पहले पे आप सवर्णों को रख रहे हैं, दूसरे पे आप ओबीसी को, तीसरे पे मुस्लिम को, और दलित आपका चौथे नंबर पे खिसक गया है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन कारणों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और हमें अगर हमें उस विचारधारा को और उस पार्टी को जिंदा रखना है तो थोड़ा हमें अपना खुद का आकलन करना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है कि आपका जो कोर दलित वोट था वो कहीं नाराज हो गया? आपकी जो बहुजन से सर्वजन की तरफ की जो पॉलिसी थी उसने कहीं नुकसान पहुंचाया आपको? देखिए, बहुजन से सर्वजन इसमें कोई वैचारिक इसमें कोई उतनी भिन्नता नहीं है। हुआ ये था कि जो बहुजन एक कास्ट बेस्ड मतलब कि एक आइडिया नहीं था, लेकिन वो उस तरीके से प्रचारित हुआ। तो उसमें जहाँ पर जो प्रचारित अलग अलग वर्ग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उसके बाद एक गरीबों को भी, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड का हो, उसको जोड़कर एक सर्वजन का नारा दिया था। तो मेरे हिसाब से बेहतर तरीके से इंक्लूसिव नारा है, और उसका बहुजन का और सर्वजन का आपस में कोई क्लैश नहीं है, ठीक है ना। बहुजन एक जो यहाँ पे जिस हिसाब से प्रचारित हुआ, ये कम समझ की वजह से जिस हिसाब से लिया गया, ये मीडिया में प्रचारित किया गया, उस हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ा। हाँ, मैं एक चीज और, जो मैं अपने जो कमल जी ने जो प्रश्न उठाया था कि हाई कोर्ट ने इस चीज की संभावना को इनकार किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आज बहन जी ने भी उदाहरण दिए थे कि अमेरिका और जापान, ये दोनों देश EVM का प्रयोग कर चुके हैं, और वहां पे लगातार ऐसी कुछ शिकायतें आई, और लोगों ने फिर उसकी जांचें हुई, और उस चीज को फिर वहां पे हटा के दोबारा से बैलेट वाला जो शुरुआत की है, ठीक है। तो संभावनाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी है, हर आदमी के समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर उस चीज को बाहर से एक्सपर्ट, बहन जी ने बोला है कि एक सरसरी तौर पर जांच नहीं करवानी है, बाहर से एक्सपर्ट बुलाया जाए और उसकी एक अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से जांच करवाई जाए। सामाजिक शास्त्रीय जो आकलन है, आपने चूंकि वहाँ की राजनीति पर, और ख़ास तौर पे जो दलित राजनीति है उस पर आपने अपना शोध किया उत्तर प्रदेश में, आप कैसे देखते हैं ये जो क्षरण हो रहा है पार्टी का और बहुजन राजनीति का, उसको आप एक समाज शास्त्रीय एंगल से किस तरीके से लेते हैं? मैं इसमें दो बात, समाज राजनीतिक परिणाम बदलता है और राजनीतिक परिणाम भी समाज को बदलते हैं। इस राजनीतिक परिणाम से दो समीकरण इस देश में बदलेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में। पहला, BSP का मतलब जाटव समाज और जो अन्य दलित समाज थे, जिसमें खटीक हैं, धोबी हैं, वाल्मीकि हैं, कोरी हैं, ये जो हाशिए पे चले गए थे समाज, इनके वापस आने की संभावना पैदा होगी। दूसरा समीकरण ये है कि ये 90 का काशीराम वाला दौर दोबारा शुरू हो रहा है, जिसमें बहुजन का मतलब OBC प्लस दलित दोनों होंगे। आज समाजवादी पार्टी की हार, बहुजन समाज पार्टी की हार, इन दोनों को मिलाने से देखेंगे कि आगे हम कुछ आगे बढ़ते हैं। नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश या देश भर में जो OBC समुदाय दलितों पर अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उनमें कमी आएगी, क्योंकि अब इन दोनों के अलायंस होने की संभावना है। ये दो अच्छी चीजें मैं इस पूरे राजनीतिक परिणाम में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगता है कि बहुजन विचारधारा जो है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो कहीं न कहीं कमजोर? जी जी जी, बिल्कुल नहीं। ना तो बहुजन विचारधारा कम हुई है और ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कम हुई है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कम होगी भी नहीं, क्योंकि पूंजीवाद को नई पहचान गढ़ने में मजा आता है, उससे उसका व्यापार चलता है, बाजार चलता है। तो आइडेंटिटी तो स्थापित होंगी, LGBT से लेकर नए गढ़े जा रहे हैं राजनीतियों में, तो ये तो लगातार चलेगा। अम्बेडकरवाद और बहुजन का जो सर्वजन का नारा है, इन दोनों में फर्क है। अम्बेडकरवाद एक ऐसी विचार है जो वंचनाओं को किसी भी रूप में स्वीकार करने का विरोध करती है। बहुजन एक ऐसा राजनीतिक ब्लॉक बनाता है जिसमें हम अपनी संख्या के आधार पर राजनीति हासिल करें। इन दोनों में दूर से देखने पर समानता है, लेकिन भीतर बहुत अलग अलग तरह से ऑपरेट होती है। अम्बेडकरवाद चाहे यूरोपियन समाज में रोमा समुदाय हो, वहाँ तक गया है। रेड इंडियंस अमेरिकन समाज है, वहाँ तक गया है। अमेरिका की विभिन्न विश्वविद्यालयों में अम्बेडकरवाद पे स्पेशल पढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरिज्म के तौर पर दुनिया भर में फैलेगा, ये पहचान को
ज़्यादा स्थापित कर पाएगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये बहुत क्षणिक है और ये राजनीतिक है, अम्बेडकर उससे बहुत ऊंचे। मुकेश निर्वासित जी, जनता के जो मुद्दे हैं, आपने नोटबंदी के मुद्दे भी उठाए और आपने कई और चीज़ें कही कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि आरक्षण जैसी चीज़ें भी उठाई गई। बावजूद इसके भी वहाँ की जो जनता है उन्होंने जन आंदोलनों के मुद्दों की कतई परवाह नहीं की और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि इरोम शर्मिला जिसने 16 साल तक संघर्ष किया लोगों के लिए, वहाँ की जनता ने उसको केवल 90 वोट दिए। आपको नहीं लगता है कि ये जन आंदोलन जिन मुद्दों को गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है वो नारे अब अप्रासंगिक हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की आपकी करारी हार हुई है, आपका जो सांप्रदायिकता और पता नहीं क्या क्या आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं पूरा आपका पूरी चीज़ें ही काल बाह्य और ऐसा लग रहा है, लगता है आपको कि आप अप्रासंगिक हो गए हैं जनता के मुद्दे? नहीं, देखिए, मुद्दे तो अप्रासंगिक नहीं हुए हैं और शायद होंगे भी नहीं कभी, लेकिन बात यह है कि किस तरीके से, चाहे वो जन आंदोलन है, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे और अन्य भिन्न भिन्न तरीके के काम करने वाले अकादमिक लोग हैं, उनके कार्य करने के अलग अलग तरीके के तरीकों पर उनको विचार करने की आवश्यकता है कि जन आंदोलन किस तरीके से काम कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य भाग हों, दूसरे हिस्से हों, इस देश में 82% एक तरीके से हिंदू रहते हैं और वो 82% हिंदुओं में से जब पोलराइजेशन धर्म के नाम पे किया जाता है तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि वो अंत में उसकी तरफ बढ़ता है और ये बीजेपी इसको करने में बहुत तरीके से सक्षम रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत एक आम व्यक्ति बहुत परेशान हुआ है, नोटबंदी हो चाहे दूसरे अन्य मुद्दे हों, और ये बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जिस तरीके का राज चल रहा था उससे जनता बहुत परेशान थी और ये नोटबंदी और बाकी जो जनता के मुद्दे थे वास्तव में उनको, और ये केवल बीजेपी ने नहीं, बीजेपी के साथ साथ ये चुनाव मीडिया ने भी लड़ा और क्योंकि मीडिया ने हर समय एक एक चीज़ को जिस तरीके से मीडिया इसको बढ़ाना चाहता था, तो ये बात सही है कि जन आंदोलनों का और दूसरी पार्टियों की कुछ ज़मीनी जो हकीकतें हैं वो शायद सच्चाई में वो नहीं बदल पाए उन चीज़ों को, उन सभी को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक जाकर के ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। और जो समीकरण हैं वो एक तरीके से देश के लिए बहुत चिंताजनक हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का शून्यकाल की इस पैनल डिस्कशन में आने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, हार जीत की समीक्षाएं होंगी, चिंतन होंगे, बैठकें होंगी, ठीकरे फोड़े जाएंगे। अभी तो देखना बाकी है कि किस तरफ ये सारी चीज़ जाती है। शुक्रिया आप सब लोगों का।